नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। आप सभी दर्शकों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस वास्तव में एक हम कह सकते हैं कि ऐसा अवसर है जो हमें हर बार आत्ममंथन करने का एक अवसर प्रदान करता है कि आने वाले भारत में किस प्रकार के नागरिक तैयार होंगे, क्योंकि ये कहा गया है कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और सृजन दोनों उसकी गोद में पलते हैं। आखिर इतनी बड़ी बात शिक्षकों के लिए क्यों कही गई है? हम सब जानते हैं कि शिक्षक वास्तव में देश के लिए श्रेष्ठ नागरिक तैयार करने का काम करते हैं। शिक्षकों के विषय में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं और कुछ चर्चा हम इस वीडियो में भी करने वाले हैं कि वास्तव में आज के दौर का शिक्षक क्या प्राचीन काल का गुरु एक ही बात है या कुछ अंतर है। और भी तमाम विषय शिक्षकों के समक्ष वर्तमान समय में किस प्रकार चुनौतियां हैं, तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए जानते हैं प्रदेश के ही एक जाने माने शिक्षक रहे शिक्षा विभाग में, जिन्होंने लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी और शिक्षक संघ में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश संगठन मंत्री श्रीमान प्रहलाद जी शर्मा की। आइए जानते हैं प्रहलाद जी शर्मा का शिक्षकों के विषय में क्या कहना है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को हम प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिवस को मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जो जीवन दर्शन है, उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में जो दिया है, उन सबको हम एक बार याद करें और उनका अध्ययन करने के बाद उनके अनुरूप बनने का प्रयास करें। निश्चित रूप से शिक्षक राष्ट्र निर्माण का बहुत बड़ा एक केंद्र है। अपने विद्यार्थियों के माध्यम से समाज और राष्ट्र के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। लेकिन आज के इस युग में, इस चुनौतीपूर्ण समाज के समय, एक शिक्षक की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ज्ञान का निरंतर विस्फोट हो रहा है। विद्यालय में आने वाला जो विद्यार्थी है, उसको अनेक माध्यमों के माध्यम से जानकारियाँ मिलती है। विद्यार्थी कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कक्षा में शिक्षक से अधिक जानकारी विद्यार्थी के पास होती है। तो शिक्षक को निरंतर अध्ययनशील होकर जो विभिन्न प्रकार के शिक्षा के उपागम हैं, एजेंसीज है, उन सब का अध्ययन करते हुए शिक्षण विधियों, प्रविधियों, इन सब के बारे में जानकारी रख करके पूरी तैयारी करके कक्षा में आना चाहिए। तभी वो आज के विद्यार्थियों के साथ भी न्याय कर पाएगा और अपने व्यवसाय के साथ भी न्याय कर पाएगा। तो हमने देखा कि जिस प्रकार से प्रहलाद जी ने भी ये विषय बताया कि शिक्षकों के समक्ष चुनौतियां बहुत हैं इस दौर में, जबकि हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान का विस्फोट हो रहा है, चारों तरफ से ज्ञान आ रहा है, लेकिन वास्तव में उस ज्ञान का कितना सदुपयोग हो रहा है। पहले बात करते हैं शिक्षक दिवस की। और शिक्षक दिवस की जब बात करते हैं तो बात होती है देश के द्वितीय राष्ट्रपति या कहिए अद्वितीय राष्ट्रपति, जी हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विषय में वैसे तो बहुत सारी बातें आप सब लोगों ने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन एक बात की तरफ मैं विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं, और वो बात यह है कि डॉक्टर राधाकृष्णन की प्रारंभिक शिक्षा जो हुई वो कॉन्वेंट विद्यालयों में भी हुई। उस दौर में देश गुलाम था, अंग्रेजों का राज था इस देश पर, और जब अंग्रेजों का राज था उस समय कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करना, आप समझ सकते हैं कि उस समय हिंदू धर्म के विषय में या फिर कहिए कि ईसाई मत के अतिरिक्त अन्य जो भी धर्म थे, जो भी अन्य मत थे, पंथ संप्रदाय जो थे, उनके विषय में उन विद्यालयों में किस प्रकार के विचार थोपे जाते रहे होंगे। जी हाँ, वहाँ उस कॉन्वेंट स्कूल में जो डॉक्टर राधाकृष्णन को जो विचार मिले, जो उन्होंने वहाँ का माहौल देखा, उस माहौल को देखकर उनके मन में कहीं ना कहीं ये जिज्ञासा भी आई कि आखिर सनातन परंपराओं के विषय में भी मुझे जानकारी लेनी चाहिए। और सनातन परंपराओं के विषय में जब जानकारी लेनी चाहिए, ये विषय उनके मन में आया, तो उस दिशा में उन्होंने अपना अध्ययन बढ़ा दिया। अनेक ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया। और ख़ास बात यह भी है कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने 3 विषयों में स्नातक किया। उनमें एक विषय गणित भी है, एक विषय दर्शन शास्त्र का रहा है। दर्शन शास्त्र
की पढ़ाई वो आगे करते गए और एक महान दार्शनिक के रूप में पूरी दुनिया डॉक्टर राधाकृष्णन को जानने लगी। एक शिक्षक के रूप में डॉक्टर राधाकृष्णन का ये स्पष्ट रूप से कहना था कि शिक्षकों को निरंतर अध्ययनशील रहना चाहिए, निरंतर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वे निरंतर पढ़ते रहेंगे तभी वो विद्यार्थियों को भी नित नूतन नवीन जानकारियां वो देते रहेंगे। साथ ही डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि शिक्षा वह है जो आपको मुक्त करती है, जो आपको मुक्त रूप से वैचारिक चिंतन को प्रेरित करती है, जो सच्चे नागरिक तैयार करती है। उनके इस कथन का आज के इस दौर में बहुत बड़ा महत्व है, जबकि बुद्धिजीवियों पर कहिए या पत्रकारों पर कहिए पक्षपात के आरोप लगते हैं पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के उस दौर में भी डॉक्टर राधाकृष्णन की शिक्षाएं बहुत अधिक प्रासंगिक हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन की और यदि हम बात करें तो शिक्षक होने के बाद में जिस प्रकार से वो सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हुए, अधिकारी के रूप में उन्होंने काम किया, राजनेता के रूप में उन्होंने काम किया। मुझे ध्यान आता है कि रूस में वे भारत के राजदूत रहे और उस दौर में भारत और रूस की जो मैत्री हुई, जो मित्रतापूर्ण उनके संबंध भारत और रूस के बीच जो रहे, ऐसा कहा जाता है कि उसमें बहुत बड़ा योगदान सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के व्यक्तित्व और कृतित्व का भी रहा। हमने चर्चा की कि वे देश के द्वितीय राष्ट्रपति रहे और मैं कहता हूं कि द्वितीय नहीं अद्वितीय राष्ट्रपति भी रहे। जी हाँ, साथ ही देश के उपराष्ट्रपति भी रहे। विभिन्न सामाजिक राजनीतिक पदों पर रहते हुए भी उन्होंने अपनी गरिमा का ध्यान रखा। उन्होंने वास्तव में हम कह सकते हैं कि निरंतर एक शिक्षक कैसा होना चाहिए इस बात पर उनका बल हमेशा रहा और आज भी वे इस दौर में भी शिक्षकों के लिए प्रेरणादायी बने हुए हैं। अब बात करें वर्तमान दौर में शिक्षकों के समक्ष चुनौतियों की, बहुत बड़ा विशाल ये विषय है। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं जब भी शिक्षकों से चर्चा होती है तो एक विषय हमेशा आता है। शिक्षकों का एक मुख्य काम विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाना है। जी हाँ, लेकिन उसके अतिरिक्त सरकारें शिक्षकों का किस प्रकार से उपयोग कहिए या कहिए दुरुपयोग जो करती हैं, जो भी कोई अभियान आते हैं, हम कह सकते हैं जनगणना से लेके मतगणना तक, आखिर शिक्षक ही क्यों? कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जो भी सरकारें आती हैं, चाहे जिस भी दल की सरकारें आती हों, वे क्या विद्यालय में जो पढ़ाने का काम है क्या उसे दोयम दर्जे का काम समझते हैं? यदि ऐसा नहीं है तो फिर आखिर क्या कारण है कि हर एक काम में, चाहे जैसे मैंने कहा जनगणना से लेकर मतगणना तक, या बात हो टीकाकरण की या फिर किसी अभियान की, सबसे पहले शिक्षकों को उन्हीं अभियानों में झोंका जाता है। हो सकता है शिक्षक संघ भी इस विषय पर विचार करते हों, लेकिन वर्तमान दौर में बात यह भी आती है कि वेतन की विसंगतियों को लेकर और भत्तों की जब बात होती है तब भी शिक्षकों के बीच में से एक आवाज़ उभरती है कि आखिर हमें भी उचित मानदेय मिलना चाहिए, उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अध्यापकों के, शिक्षकों के कैडर के जो अन्य पद हैं उनके और शिक्षकों के वेतनमान में कितना अंतर है और नहीं है। खैर, दूसरी बात मैं आपके समक्ष ये भी करना चाहता हूँ, ये सरकारी शिक्षकों की बात हो सकती है। निजी विद्यालयों में जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनकी क्या स्थिति है, वो भी एक बड़ा विषय हो सकता है। लेकिन इस दौर में जबकि पूरा विश्व 1.5 वर्ष से कोरोना की विभीषिका झेल रहा है, उस दौर में ऑनलाइन पढ़ाई का जो मामला है, चाहे सरकारी विद्यालयों का हो चाहे निजी विद्यालयों का, इसने भी कई सारे नए विषय खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, ऑनलाइन पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन निजी विद्यालय क्या फीस में कुछ कमी कर रहे हैं? क्या कभी अभिभावकों से उन्होंने इस संदर्भ में चर्चा की है कि ऑनलाइन पढ़ाई का इम्पैक्ट कितना है, उसका प्रभाव कितना है, और क्या कुछ संसाधनों की बचत हो रही है? क्या बिजली पानी का खर्चा कुछ कम हो रहा है और कुछ खर्चों में कटौती हो रही है? तो क्या उस कटौती का लाभ अभिभावकों को या शिक्षकों को मिल रहा है? इस विषय पर भी विचार करने की आवश्यकता है और विचार इस बात पर भी करने की आवश्यकता है क्योंकि हम बात कर रहे हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। आप ऑनलाइन पढ़ाई की बात कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, देश में कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास में स्मार्टफोन की उपलब्धता है, लैपटॉप की उपलब्धता है, और यदि स्मार्टफोन और लैपटॉप की भी उपलब्धता है तो इंटरनेट की क्या स्थिति है, उसका कितना रिचार्ज उनको करवाना पड़ रहा है, उसकी स्पीड कैसी है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसकी कनेक्टिविटी कैसी है? क्या इन सब विषयों पर भी शासन, प्रशासन और विद्यालयों ने विचार किया है?
आज के इस दौर में शिक्षकों के समक्ष कहिए या कहिए विद्यार्थियों के समक्ष ये एक बड़ी चुनौती का दौर है। ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से विद्यार्थी अपने घर में बैठकर पढ़ाई कर रहा है, शिक्षक अपने विद्यालय में या अपने घर से जो लेक्चर दे रहा है वो विद्यार्थी उसको कितना ग्रहण कर पा रहा है, किस माहौल में विद्यार्थी बैठा है। केवल उसे स्कूल की यूनिफॉर्म पहनाकर बैठा देने से काम नहीं चलने वाला है, उसका मन उस पढ़ाई में कितना लगा हुआ है, इन विषयों पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है, मंथन करने की आवश्यकता है। बहरहाल जब बात शिक्षकों की करते हैं तो मुझे ध्यान आता है कि एक दौर में हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुल में जो गुरु शिक्षा देते थे वो शिक्षा केवल डिग्री वाली शिक्षा नहीं होती थी, वो जीवन मूल्यों की शिक्षा भी होती थी, वो जीवन कैसे जिया जाए यह भी शिक्षा होती थी। आज के इस दौर में बड़ा संकट ये है, नौजवान अनेक डिग्रियां लेकर विश्वविद्यालय से बाहर निकलते हैं और रोजगार की तलाश करते हैं, लेकिन जब उन नौजवानों से पूछा जाता है कि आपको आता क्या है, वो कहते हैं मेरे पास 4 डिग्री हैं, कोई कहता है मेरे पास 5 डिग्री हैं, लेकिन आता क्या है, इस पर कहीं ना कहीं मौन छा जाता है। तो शिक्षा पद्धति पर भी सवाल खड़े होते हैं कि वो डिग्रियां तो दे रहे हैं लेकिन हुनर है कि नहीं। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि जब बात हुनर की होती है तो बात स्किल डेवलपमेंट की भी होती है। आपके पास डिग्री चाहे एक हो लेकिन आप में योग्यता क्या है, आप समाज को क्या डिलीवर कर सकते हैं, आपने क्या कुछ नया सीखा है, आपकी पारंपरिक जो आपके काम धंधे रहे हैं, रोजगार के साधन रहे हैं, उनसे संबंधित भी विषय हो सकता है, विषय किसी कला से संबंधित भी हो सकता है। देश की केंद्र सरकार ने स्किल डेवलपमेंट को लेकर जो अभियान प्रारंभ किए हैं, हो सकता है उनसे आने वाले वर्षों में कुछ दशा और दिशा देश की बदले। लेकिन बहरहाल इस शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को, सभी बुद्धिजीवियों को, सभी विद्यार्थियों को यह चिंतन मनन और मंथन अवश्य करना चाहिए कि देश किस दिशा में जा रहा है, देश की शिक्षा नीति क्या कह रही है, यह शिक्षा नीति किस प्रकार के नागरिक तैयार कर रही है। आप सभी दर्शकों को शिक्षक दिवस की एक बार पुनः शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने विचारों से अवगत करवाइए। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों से इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए द विवेक व्यूज। नमस्कार।